हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त जिंदाबाद एकदम गजब होंगे और अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन उम्दा तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्त, हमारा जो सेशन है, हमारा जो आज का प्रैक्टिस सेट है 63 नंबर का। मैंने कि जैसे कि आप लोगों को बताया था कि सोमवार के दिन मैं नए तरीके से शुरुआत आप लोगों के लिए करने वाला हूं। और तरीका ये है कि मैं टॉपिक वाइज प्रश्न लेने वाला हूं। ठीक है। आज वर्णमाला के 7 प्रश्न हैं, संधि के भी 7 हैं, प्रश्न 7 हैं, लेकिन ऑप्शन को इंक्लूड करोगे ना तो चारों ऑप्शन में और भी प्रश्न उसमें निकलेंगे। ठीक है। समास के 7 प्रश्न हैं और कारक के भी 7 प्रश्न हैं, साहित्य के 4 प्रश्न हैं और गद्यांश के 5 प्रश्न हैं। यही रूटीन चलने वाला है कल की कक्षा में भी। यानी कि अब रेगुलर की कक्षाओं में यही रूटीन चलेगा। प्रयास मेरा यह रहेगा आप लोगों का कि प्यारे दोस्तों, एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के नंबर आए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और क्वेश्चन नए तरीके से कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ये सारी चीज़ों को मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। ठीक है दोस्त। तो चलिएगा, लास्ट में आप लोगों को वह भी बताऊंगा कि कल कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, कल की कक्षा में कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, वह भी मैं आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष करूंगा ताकि आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करके आ जाओ। ठीक है। चलिए, अब अगर मैं बढ़ता हूं तो पहले प्रश्न पर बढ़ूंगा। निम्नलिखित में से केंद्रीय स्वर की बात हो रही है, तो केंद्रीय स्वर बताना कौन सा। सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम है, सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग और राम राम। तो सभी मेरे दोस्त आ जाओ। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब देखिएगा, मैंने कहा कि निम्नलिखित में से केंद्रीय स्वर की बात हो रही है। अब आप कहोगे भैया जी केंद्रीय स्वर क्या होता है। अब आप कहोगे कि भैया जी ये केंद्रीय स्वर क्या होता है। अब अगर ऐसा कहो तो ठीक। तो यहाँ देखिएगा, आपके सामने अगर ई और ए की बात करता हूँ, ऐ की बात करता हूँ, तो ये मेरे दोस्त आप लोगों के अग्र स्वर कहलाते हैं। कैसे? अग्र। और मेरे दोस्त ये ए की बात करता हूं तो यही आपका केंद्रीय स्वर होता है, जिसको हम मध्य स्वर के नाम से जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मध्य स्वर के। आ दोनों ऊ और दोनों ओ, ये प्यारे दोस्त आप लोगों के पश्च स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं? पश्च स्वर होते हैं। और अगर मैं बात करता हूं इसकी प्यारे दोस्त आप लोगों के जो ए की है, इसी को ही हम प्यारे दोस्त उदासीन स्वर के नाम से भी जानते हैं। इसी को ही उदासीन स्वर के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी बात प्यारे दोस्त, ये जो ए है, इसी को ही हम प्यारे दोस्त प्राकृतिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। इसके प्राकृतिक स्वर के नाम से भी जानते हैं। इस पर आधारित एक प्रश्न तो ये रहा आपके सामने जो आपने किया। एक प्रश्न प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये भी मिल सकता है, कौन सा वाला, कि अग्र मध्य और पश्च ये किसके आधार पर स्वर होते हैं आप लोगों के। ठीक है। ये किसके आधार पर स्वर होते हैं आप लोगों के, ये भी पूछ सकता है। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, ये तीनों के तीनों जो होते हैं, ये आपके जीवा के आधार पर आप लोगों से पूछ सकता है। जीवा या फिर जीव के आधार पर, या फिर जीव के आधार पर, जीव के आधार पर आप लोगों से पूछ सकता है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो आपका उत्तर होगा 3, जो कि आपके सामने है। ठीक है, जो कि आप लोगों के सामने है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई है ना? उम्मीद है एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ता हूं प्यारे दोस्त अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट कह रहा है आप लोगों का अगला प्रश्न, ये तो था आपका पहला प्रश्न। आगे प्यारे दोस्त दूसरे प्रश्न की ओर चलता हूं। देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि बतानी इनमें से कौन सी है। निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि बतानी है कौन सी है। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। जल्दी से क्या होगा आप लोगों का? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। जल्दी से बताएंगे। निम्नलिखित में से
महाप्राण ध्वनि बतानी। मेरे दोस्त 1 मिनट का समय देंगे मुझे, बस 1 मिनट का समय देंगे, 1 मिनट, बस 1 मिनट दोस्त। देखिए, मैंने कहा कि निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि आप लोगों को बतानी है मेरे दोस्त। तो महाप्राण की बात जब भी आए, आपको ध्यान रखना प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा देना है, दूसरा और चौथा देना है। अगर मैं बात करता हूं दूसरे और चौथे की, तथा, तथा मेरे दोस्त ऊष्म व्यंजन आप लोगों का हो जाएगा, ऊष्म व्यंजन आप लोगों का हो जाएगा मेरे दोस्त। और अगर मैं बात करता हूं किसकी, एक द्विगुण व्यंजन का अढ़ और आता है इसी के अंतर्गत। अब आप खुद देख लीजिएगा कि इसमें महाप्राण ध्वनि है कौन कौन सी। भाई आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो, सिंपल तरीके से जानते हो, एकदम इजी तरीके से। दूसरा और चौथे की बात हो रही, ये क्या है, आ ई उ, ये तीनों के तीनों आप लोगों के मूल दीर्घ स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से, मूल दीर्घ स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये सजातीय स्वर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि इनको हम समान जाति के योग से मिलकर बनाते हैं, सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करता हूं ढ, ये प्यारे दोस्तों आप लोगों का उत्क्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, जिसको प्यारे दोस्त हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और उत्क्षिप्त व्यंजन कह दो या फिर आप द्विगुण व्यंजन कह दो, परिभाषा आप लोगों की सिंपल सी बनेगी कि जिस व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत झटके से नीचे गिरती है, उसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, महाप्राण की बात करता हूं तो ये वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। अगर संख्या पूछे महाप्राण की कितनी होती है, तो 5 दूनी 10, यानी कि ये तो भैया प्रत्येक वर्ग में 5 5 बड़ होने वाले हैं। तो 5 दूनी 10, 10 4 14 और एक कितने हो गए 15, यानी कि कितनी संख्या हो गई 15। सिंपल सी बात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनि बतानी कौन सी होगी। निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनि बतानी दोस्त कौन सी होगी, स्पीड से बताओ। निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनि बतानी है, इनमें से कौन सी होगी, इसका उत्तर बताना दोस्त। सिंपल सी बात है भाई, बहुत सूझबूझ के अनुसार देखिए, प्रश्न बहुत लाजवाब तरीके से आप लोगों के लिए रखे गए हैं। सोच करके समझ करके जल्दी करिएगा मत, जल्दी करोगे तो नुकसान आपका 100% होना है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, तो प्यारे दोस्त देखिएगा, कंठीय ध्वनि की बात हो रही मेरे दोस्त। अगर मैं कंठीय ध्वनि की बात करूंगा ना, तो इसके अंतर्गत ए मिलेगा और एक मिलेगा आपको आ, ये कंठीय ध्वनि के अंतर्गत मिलेगा। लेकिन प्यारे दोस्त और आप लोगों को एक ऊष्म व्यंजन का है भी देखने के लिए मिल जाता है। तो विकल्प कौन सा वाला, ए वाला, जितने छात्रों का है उनका बिल्कुल सही सटीक जबरदस्त है। अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त लय की, तो लय क्या होता है मेरे वीर, लय जो होता है भैया ये आप लोगों का लुंठित व्यंजन होता है। कौन सा, लुंठित। इसी को हम प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, प्रकंपित व्यंजन भी हम इसको कहते हैं। ठीक नहीं, लुंठित व्यंजन होगा आप लोगों का रे, लुंठित व्यंजन होगा रे, इसको कहेंगे प्रकंपित, और ये होगा आपका पार्श्विक, ये होगा आपका पार्श्विक। अब पार्श्विक व्यंजन की, और ये होते हैं दोनों के दोनों अर्धस्वर, ये और वह अर्धस्वर, ये होते हैं दोनों के दोनों अर्धस्वर। अब अगर मैं पहले पार्श्विक व्यंजन की परिभाषा बताता हूं आपको, तो मेरे दोस्त पार्श्विक व्यंजन की परिभाषा आप लोगों की कहती है कि जिस व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करने पर, मैंने कहा कि जिस व्यंजन ध्वनि का उच्चारण करने पर जीभ, जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है। मैं फिर से बता रहा हूं परिभाषा, ध्यान दो मेरी बात पर। मैंने कहा आप चाहो तो उच्चारण करके देख सकते हो इस बात को, आप चाहो तो उच्चारण करके देख सकते हो, इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक, आप कहोगे कैसे, अगर रीरी को छोड़ दोगे ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण पर, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण करने पर जीभ हमारी श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती, उच्चारण करके देख लो, ले, ले, मुड़ के जीभ ले की तरह खड़ी हो रही है आपके सामने,
दूसरी बात बोल करके पता चल जाएगा। जीभ श्वास वायु के मार्ग में खड़ी हो जाती है और श्वास वायु उसके बगल से प्रवाह हो जाती है, उसको प्यारे दोस्त क्या कहते हैं? हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखो दूसरा पॉइंट, लुंठित की अगर मैं बात करता हूं तो रै होता है। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण करने पर, मैंने कहा इस पर मैंने बता दिया है, कैमरे की बात को मैंने बता दिया है, गुड़िया रानी बोल दिया है, इस पे अभी आ रहे हैं भैया, बुलाया है, ठीक है, कैमरा हिल रहा है, सारी बातें बता दी, ठीक। अब एक बात ध्यान रखना, ये लुंठित क्या होती है प्यारे दोस्तों? देखो, जिसको लग रहा है कि बहुत टाइम ले रहे हो तो भैया आप आराम से जा सकते हो, बाद में क्लास को देख सकते हो। बाद में जितनी स्पीड हो सके 2x करके देखना, 5x करके देखना, जितनी स्पीड हो सके उतनी ही देख सकते हो। मैं चलूंगा अपने प्यारे बच्चों सभी को सोच करके, सभी को समझ करके, एकदम 1 घंटे का समय है, 1 घंटे के अंतर्गत मैं आप लोगों का ये प्रैक्टिस सेट कराऊंगा और इस 1 घंटे में 37 ही प्रश्न नहीं, 37 से भी कई ज्यादा प्रश्न आप लोग सीख लोगे, इतना मैं वादा करता हूं, ठीक है। तो देखो, मैंने कहा लुंठित, तो लुंठित की परिभाषा आप लोगों की होगी कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण करने पर जीभ की नोक, ये वाली नोक, जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है, जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती है, उसी को कहते हैं प्यारे दोस्त लुंठित व्यंजन। आप उच्चारण भी करके देख सकते हो इसका, रे रे रे, जीभ की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपेगी, उसी को प्यारे दोस्त क्या कहते हैं? वो हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। और प्यारे दोस्त य और वै की अगर मैं बात करता हूं तो अर्धस्वर हो जाएगा, और अर्धस्वर प्यारे दोस्त इसीलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसका प्रयोग व्यंजन और स्वर दोनों के रूप में हो सकता है। कोवे को कोवा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग कोवा, और कोवे को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कोआ, ठीक है। इतनी बात, तो इसीलिए इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का प्रयोग है, इसीलिए प्यारे दोस्त हम इनको अर्धस्वर कहते हैं। पॉइंट है, नोट कर लेना एकदम बेहतरीन तरीके से। लुंठित व्यंजन आप लोगों के सामने केवल एक ही होता है, रे, इसी को ही प्रकंपित भी कहते हैं, पॉइंट नोट कर लेना, इसी को ही हम क्या कहते हैं? प्रकंपित भी कहते हैं, इसी को ही प्रकंपित भी कहते हैं। नेक्स्ट है आगे, निम्नलिखित में से बै ध्वनि के लिए सही विकल्प बताना है, जो बै ध्वनि के लिए बिल्कुल सही और सटीक है, इस विकल्प को बताना है, इस विकल्प को बताना है, जल्दी से जल्दी मेरे दोस्त बताओ। सिंपल, देखो आसान है, मैंने कहा बै ध्वनि को बताना। ओष्ठ है, हाँ ये बात है, स्पर्श है, हाँ ये भी बात सही है, सघोष है क्या? अब आप कहोगे भैया जी सघोष होते कौन कौन से हैं? तो प्रत्येक वर्ग का 3 4 5 होगा ना, 3 4 5 सघोष को ही तो घोष कहते हैं। महाप्राण होगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, ठीक है। तो पै, अब इसको लिख लो ना, एक ही बार में लिख लो, पै फै बै भै और एक आता है मैं, पै फै बै भै मैं। सिंपल सी बात है, ये तीसरे नंबर पर आ रहा है, ये तीसरे नंबर पर आ रहा है, और जब ये तीसरे नंबर पर आ रहा है तो महाप्राण तो होने से रहा, ये सिंपल सी बात। महाप्राण, जहां पर भी महाप्राण वाला विकल्प है उसको तो क्रॉस कर दो, खत्म कर दो। फिर आ जाओ आगे, अब आ जाओ आगे, उसने कहा स्पर्श भी है, उसने कहा ओष्ठ भी है, उसने कहा घोष भी है। क्या मेरे दोस्त एक बात बताओ, क्या मेरे दोस्त दो विकल्प एक जैसे हो गए? दो विकल्प एक जैसे हो गए, इसको अघोष कर दो, ये अघोष होना था, अघोष की जगह ये घोष हो गया, ठीक है, इसको अघोष कर दो। अब अघोष, तो अब एक घोष की बात आती है, अघोष, सॉरी, हाँ इसको अघोष कर दो, अब सही हो गया, अब ठीक हो गया। अब देख लो, यहां पर आ जाओ, कंठ तो होने से रहा, ये स्पर्श व्यंजन है, हाँ, ओष्ठीय, हाँ है ओष्ठ भी, अघोष, अब आ जाओ अघोष पर। तो अघोष होते कौन कौन से हैं? सबसे पहली बात तो ये आती है आपकी, सघोष तो हो गए 3 4 5, है ना, तो अघोष कौन कौन से हो जाएंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। अघोष कौन से हो गए? पहला और दूसरा। क्या ये वाला विकल्प सही है? ना जी। अल्प प्राण
भैया अल्पप्राण तो वह हो गए जोन से 1 3 5 कहलाते, 1 3 5 कहलाते अल्पप्राण। क्या ये विकल्प सही है? अब बताओ, क्या ये विकल्प सही है? ना ना ना। तो अब कौन सा विकल्प सही है? भैया विकल्प हमारा ओष्ठीय में बै आ गया, ओष्ठीय व्यंजन। स्पर्श में बै आ गया, ओष्ठीय व्यंजन। घोष को ही सघोष कहते हैं, तीसरे नंबर पर आ रहा, तीसरे नंबर पर आ रहा, ये भी सही हो गई। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का क्या कहलाता है? 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, ये भी तीसरे नंबर पर आ रहा है। तो भैया कॉमन हो गई बात, विकल्प डी वाला जोरदार है, शानदार है, बढ़िया है, गजब है। ठीक है, जोरदार है, शानदार है, गजब है, बढ़िया है। ओष्ठीय व्यंजन ही कहलाता है पै वर्ग। पै वर्ग पूरा का पूरा ओष्ठ ही कहलाता है, ओष्ठीय ही कहलाता है पूरा का पूरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द्वित्व व्यंजन नहीं है। अब आगे बताओ, निम्नलिखित में से द्वित्व व्यंजन नहीं है। ठीक है, द्वित्व व्यंजन बताना मेरे दोस्त जो नहीं है। अब देखो, द्वित्व की बात करता हूं। द्वित्व का मतलब होता है, इसकी परिभाषा, जब दो समान व्यंजन, जब जब दो समान व्यंजनों के बीच, जब दो समान व्यंजनों के बीच, जब दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर, जब दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो, कोई स्वर न हो, उसे क्या कहते हैं दोस्त? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। सत्ता में तय आ गया, लत्ता में तय आ गया, भत्ता में तय आ गया, सन्मुख प्यारे दोस्तों आपका द्वित्व व्यंजन नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो समान व्यंजन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी प्यारे दोस्तों आपका समान व्यंजन नहीं है। ठीक, समधन मुख के रूप में बन जाएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में नाद का उपयोग होता, सिंपल सी बात है, जिन वर्णों के उच्चारण में प्यारे दोस्तों केवल और केवल नाद का उपयोग होता है, नाद। अब आप कहोगे भैया जी नाद क्या होता? मेरे दोस्त अगर मैं इसका अर्थ लिख दूंगा ना, स्वर कंपन, तो आप आसानी से पहचान जाओगे कि जिस व्यंजन ध्वनि में के उच्चारण में कंपन होता है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में कंपन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त अगर मैं अयोग वाह की बात करता हूं तो अंग और आहा हो जाएगा, अंग और क्या हो जाएगा? आहा हो जाएगा। उत्क्षिप्त व्यंजन ढ़ और ढ़ होते हैं, दोनों द्विगुण व्यंजन। और अल्प प्राण 1 3 5 होता, आप जानते ही हो, 1 3 5, लेकिन केवल नाद का उपयोग होता, स्वर में कंपन होता, सिर्फ और सिर्फ घोष में, यानी कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो। लैंग्वेज को चेंज किया सिर्फ मैंने लैंग्वेज को चेंज किया है, नाद कर दिया। अगर मैं सीधा सीधा दे देता कि जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो कंपन वाली बात तो आप आसानी से पहचान लेते, उसको सघोष या फिर घोष कहते हैं, सिंपल सी बात। तो विकल्प कौन सा? डी वाला एकदम जबरदस्त, सॉरी सी वाला एकदम जबरदस्त गजब होगा। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वरों की संख्या बतानी कितनी होती है? निम्नलिखित में से दीर्घ स्वरों की संख्या बतानी है, क्या होगा? अगर कंपन नहीं होगा तो वो अघोष कहलाएंगे, अगर कंपन नहीं होगा अघोष कहलाएंगे, या फिर ऐसे कह सकते हो केवल और केवल श्वास का प्रयोग होगा तो वे अघोष कहलाएंगे। पॉइंट नोट कर लेना। अगर दीर्घ स्वरों की बात करता हूं तो मेरे दोस्त 7 होते हैं। आप कहोगे भैया जी दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? 7, दोनों ई, दोनों मतलब आ ई उ सजातीय स्वर, और प्यारे दोस्त ए आई ओ, और औ, ओ और क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात यहां तक। नेक्स्ट है आगे 4, ये होते हैं प्यारे दोस्तों आप लोगों के ए ई उ और रीरी, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व। इन्हीं को ही हम मेरे दोस्तों किस और नाम से जानते हैं? मूल स्वर के नाम से भी इन्हीं को ही जानते हैं। ठीक है, 11 होते हैं हमारे कुल स्वरों की संख्या। आप कहोगे कैसे? ए आ ई, ए आ ई, ऊ और बड़ा ऊ, रिरी, ए आए, ओ औ, ओ और औ, ये होते हैं प्यारे दोस्तों आप लोगों के 11
स्वर 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11। सिंपल। नेक्स्ट आगे, राम मोहन को रुपए देता है, वाक्य में कारक बताना कौन सा। भाई देखो, लेना देने की बात आ गई। जहां पर लेने देने की बात आती है, ठीक है, जहां पर भी लेने देने की बात आती है, जिसको कुछ दिया जाए या जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द किसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रश्न को बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग भैया जी, उसको तो हम संप्रदान ही कहते हैं। अपादान में क्या होता है मेरे दोस्त, अलग होने का भाव, अलग होने के साथ साथ डरने का भाव। किसका? डरने का भाव इसमें मिलेगा, तुलना करने का भाव इसमें मिलेगा, रक्षा करने का भाव इसमें मिलेगा, तुलना करने का मिलेगा, रक्षा करने का भाव इसमें मिलेगा, ठीक है, निकलने का भाव इसमें मिलेगा। किसका? निकलने का भाव इसमें मिलेगा। ठीक। दूसरी बात, संबंध में प्यारे दोस्त किसी एक वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु के साथ जाना जाता है, और अधिकरण में प्यारे दोस्त आधार का बोध होता है, यानी कि क्रिया का आधार सूचित हो। पॉइंट क्या बोलेंगे? क्रिया का आधार सूचित हो, क्रिया का आधार सूचित हो, उसे प्यारे दोस्त हम अधिकरण कारक कहते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन मेरे दोस्त उसने कहा राम को रुपए देता है, लेने देने की बात आती है, तो मेरे दोस्त संप्रदान के अंतर्गत जाएगा, क्योंकि संप्रदान कारक उसको कहते हैं कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, जिसके लिए कुछ काम किया जाए, वह संप्रदान कारक में जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अगला, निम्नलिखित में से अधिकरण कारक बताना कौन सा है। नाव जल में तैरती है, हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया, कान का कच्चा, और प्यारे दोस्त वह घोड़े से गिर पड़ा, इसमें बताना अधिकरण कारक कौन सा है। अधिकरण कारक बताना है कौन सा है, इसका उत्तर बताना दोस्त जल्दी, एकदम स्पीड जितनी होगी उतना ही बढ़िया होगा। मैंने कहा नाव जल में तैरती है, जल में, ये क्या है दोस्त? आधार। सिंपल सी बात, क्रिया का आधार सूचित हो गया। हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया, भैया क्यों कर दिया पता नहीं, लेकिन मेरे दोस्त जब किसी को पुकारा जाता ना, तो वो संबोधन कारक के अंतर्गत जाता है। कान का कच्चा, दोनों का एक दूसरे का प्यारे दोस्तों संबंध का बोध करा रहा, सिंपल सी बात है, ध्यान रखना। और वह घोड़े से गिर पड़ा, वह घोड़े से गिर पड़ा, मेरे दोस्त अलग होने का बोध हो रहा, पहले घोड़े पर बैठा था, फिर बाद में नीचे गिर गया, यानी कि अलग हो गया। नेक्स्ट है आगे, यह कमला की गाय है, वाक्य में कारक बताना कौन सा। यह कमला की गाय है, वाक्य में कारक बताना कौन सा। स्पीड बढ़ा लो, एकदम सिंपल सी बात है मेरे दोस्त। संबंध कारक सिंपल है एकदम, क्योंकि कमला का और गाय का दोनों का संबंध है। कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, क्या बोलेंगे? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रभाव पड़े, उसको बोलेंगे मेरे दोस्त कर्म कारक। या फिर वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, वाक्य में काम करने वाले को काम करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। अपादान में मेरे दोस्त मैंने बता दिया, अलग होने का बोध, निकलने का बोध, उसको बोलेंगे डरने का बोध। निम्नलिखित में से करण कारक का वाक्य बताना कौन सा। करण कारक का वाक्य बताना कौन सा। हम आंखों से देखते हैं, माँ बेटे के लिए सेब लाई, सेना के जवान आ रहे हैं, कछुआ तालाब में तैर रहा है, उसने बताया करण कारक का बताना है दोस्त, क्या होगा। सिंपल सी बात है, एकदम आसान है। हम आंखों से देखते हैं, आंखों से देखना क्या है? आंख क्या है? संसाधन है। क्या बोलो सीधी भाषा में, जिसकी सहायता लेकर के कर्ता कुछ काम करता है। सिंपल है, जिसकी सहायता लेकर के कर्ता कुछ काम करता है, उसी को मेरे दोस्त करण कारक कहते हैं। या फिर आप परिभाषा जान लो कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का साधन सूचित होता है, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्त? करण कारक कहते हैं। माँ बेटे के लिए सेब लाई, किसके लिए लाई? बेटे के लिए ले आई, अर्थात जिसके लिए कार्य किया संप्रदान में जाएगा। सेना के जवान आ रहे हैं, किसके जवान आ रहे हैं भैया? सेना के आ रहे, संबंध में जाएगा। कछुआ तालाब में तैर रहा है, तालाब क्या है मेरे वीर? अधिकरण के अंतर्गत जाएगा, क्योंकि वह आधार का बोध करा रहा है। नेक्स्ट है आगे, निम्नलिखित में कर्ता कारक नहीं है। ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें कर्ता कारक नहीं है मेरे दोस्त? ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें कर्ता कारक आप लोगों का नहीं है? सिंपल है, बताओ जल्दी से।
बहुत शानदार। देखो, अगर मैं बात करूं, रमेश ने पुस्तक पढ़ी करता, पक्षी उड़ता करता, सुनील खेलता करता, लेकिन मोहन ने चोर को पकड़ा। पकड़ा क्या? किसको पकड़ा? क्या पकड़ा? चोर को। यहां पर प्यारे दोस्तों, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, पकड़ना क्रिया का प्रभाव चोर पर पड़ेगा। सीधी सी बात, सिंपल सी बात है, कर्म कारक के अंतर्गत जाएगा। नेक्स्ट बढ़ो आगे। नेक्स्ट, आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, वाक्य में कारक बताना। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, वाक्य में कारक बताना। बताओ जल्दी से मेरे दोस्त। बताओ जल्दी से। ने विभक्ति आया है, ये मत सोचिएगा, क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा वो देखिएगा। सिंपल सेंटेंस, आदमी चोर को लाठी द्वारा, भैया लाठी के द्वारा मार रहा ना। लाठी क्या है यहां? साधन है, खत्म, जिसकी सहायता से काम कर रहा। निम्नलिखित में से अपादान कारक बताना। इनमें से अपादान कारक बताना कौन सा? गीता नाचती है, सिंपल बात है मेरे दोस्त, कर्ता कारक के अंतर्गत जाएगा। मोहन ने कीड़े को मारा, भैया कीड़े को मारा, मारना क्रिया का प्रभाव कीड़े पर पड़ गया, कर्म कारक में जाएगा। सीता ने फूलों से रंगोली को सजाया, किससे सजाया? फूलों से। ये प्यारे दोस्तों आपका करण कारक के अंतर्गत जाएगा, क्योंकि साधन है। आसमान से बिजली गिरती है, और आसमान से बिजली गिर गई, अलग हो गई, सीधी सी बात है, अलग होने का बोध अपादान में जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि नहीं है। कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें दीर्घ संधि का उदाहरण आप लोगों का नहीं है? वह प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे मुझे जल्दी से। सिंपल सी बात है। अगर मैं कल्पांत की बात करता हूं तो मेरे दोस्त कल्प धन अंत हो जाएगा, अर्थात मेरे दोस्त ए धन ए बराबर आ हो जाएगा। रेखांश की बात करता हूं, रेखा धन एन अंश हो जाएगा, अर्थात मेरे दोस्त आ का मेल ऐसे बराबर में आ हो जाएगा। अगर मैं मात्रण की बात करता हूं, मात्र धन ऋण हो जाएगा, अर्थात री प्लस री, अर्थात री धन री बराबर में री ही बनेगा मेरे दोस्त। कौन सी दीर्घ संधि होगी? चंद्रोदय की बात मैं करता हूं तो मेरे दोस्त चंद्रधन उदय हो जाएगा। क्या होगा? चंद्रधन उदय हो जाएगा। सिंपल सी बात है, चंद्र में आया आपका ए, उसका मेल है ऊ से, और ए धन ऊ मिलता है तो बराबर में ओ बनता है। और ये मेरे दोस्त मेरे वीर, ये गुण संधि का संकेत कर रहा। विकल्प कौन सा वाला? डी वाला बेहतरीन जबरदस्त होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यण संधि नहीं है, जल्दी से बताओ। निम्नलिखित में से यण संधि नहीं है, इसका उत्तर बताओ। सिंपल दोस्त, सिंपल सिंपल। अनुवेशण की अगर मैं बात करता हूं मेरे शेर, अनुधन एषण हो जाएगा। क्या होगा? अनुधन एषण हो जाएगा। अनु में उ आया, उसका मेले से बराबर में ए या बराबर में बै बनेगा, लेकिन ए की मात्रा लग जाएगी। अगर मैं स्वेच्छा की बात करता हूं मेरे दोस्त, तो स्वधन इच्छा हो जाएगा मेरे शेर, स्वधन इच्छा। और अगर मैं नद्यूर्मी की बात करता हूं तो नदी धन ऊर्मी होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल। नदी धन ऊर्मी होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। और अगर मैं मनवंतर की बात करता हूं तो मनुधन अंतर हो जाएगा मेरे दोस्त, अर्थात कहने का मतलब वह बनेगा ही बनेगा। उसने कहा भैया जी यण संधि नहीं है, तो स्वेच्छा में ही नहीं है। स्वेच्छा में भैया जी कौन सी संधि है फिर? भैया जी गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। स्वधन इच्छा बराबर में ए बन रहा है। सिंपल सी बात है, विकल्प बी वाला जितने छात्रों का है उनका बेहतरीन जबरदस्त गजब एकदम बेहतरीन उत्तर है। जो गलती कर रहे हैं भाई, गलती मत करो किसी भी तरीके से, सोचो समझो विचारो फिर अपना उत्तर उतारो। मैंने बता दिया आपसे, गलती मत करिएगा किसी भी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है, आगे अगर मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यंजन संधि का उदाहरण बताना कौन सा? इनमें से व्यंजन संधि का उदाहरण बताना कौन सा? जल्दी से बताओ। अब बहुत सिंपल मेरे दोस्त, देखो, अगर मैं पुरोहित की बात करता हूं तो पुरैधन हित हो जाएगा। क्या होगा? पुरैधन हित हो जाएगा मेरे दोस्त, सिंपल। अगर मैं अंतर ध्यान की बात करता हूं तो अंतः धन धान हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर अर बन जाएगा। और अगर मैं श्रवण की बात करता हूं तो श्रोधन अन बन जाएगा, श्रोधन अन बन जाएगा। इसमें अयादि संधि हो जाएगी, इन दोनों में विसर्ग संधि हो जाएगी, इन दोनों में विसर्ग है, ठीक है। और इसमें अयादि है, इसमें क्या है? अयादि है।
और इसमें क्या है प्यारे दोस्त, आपका उच्चारण में उत धन चारण हो जाएगा। उत धन क्या हो जाएगा दोस्त, चारण हो जाएगा। इसमें व्यंजन संधि है, यदि तय का मेल च या छ से हो तो तय के स्थान पर आधा च हो जाता है। सिंपल व्यंजन संधि का उदाहरण, व्यंजन की में ही परिवर्तन हो रहा। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण बताना कौन सा है। इनमें से गुण संधि का उदाहरण बताना कौन सा, इनमें से कौन सा गुण संधि का उदाहरण है, इसका उत्तर बताना जल्दी से। क्या होगा सिंपल मेरे शेर, कौन सा है? 18 का बताओ वी। अच्छा देखो, अगर मैं बात करता हूं ए धन ई बराबर में ए, अर्थात मैं उदाहरण दे दूं आपको, नर धन इंद्र, पॉइंट भी नोट कर दो, बराबर में क्या बना दिया भैया मैंने, नरेंद्र। गुण संधि का उदाहरण है सिंपल। अगर मैं कर दूं आ धन उ बराबर में ओ, अगर मैं कर दूं आ धन उ बराबर में मैं क्या कर दूंगा, ओ कर दूंगा। कहने का मतलब आ का मेल करूंगा उ से तो बराबर में क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। कैसे, महाधन ऊर्मी कर दो, महाधन ऊर्मी कर दो, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, महोर्मी। महोर्मी, ठीक, एक मात्रा लग गई। और रीरी की अगर बात करूं तो देव धन ऋषि, क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों, देवर्षि। संधि होगी इसकी देव धन ऋषि कर दो, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगी, देवर्षि हो जाएगा। अर्थात उपर्युक्त सभी, कितने विद्यार्थियों का था उपर्युक्त सभी, बताओ कितने विद्यार्थियों का था उपर्युक्त सभी, हैंड्स अप करो जल्दी से। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका उपर्युक्त सभी था, बताओ कितने विद्यार्थी ऐसे हैं? क्लियर, बताओ जल्दी से। ठीक है, बहुत गजब। इसको महाधन उत्सव कर दो, इस वाले का उदाहरण उर्मी नहीं करो, उत्सव कर दो, सिंपल रहेगा, बढ़िया रहेगा। महाधन उत्सव, महाधन उत्सव कर दो, अब हो जाएगा महोत्सव। महोत्सव, सिंपल। ठीक, नेक्स्ट आगे। जब ई यानी कि यदि ई और उ और उ रिरी का मेल किसी अन्य स्वर से हो, तब यह क्रम से कैसे बदलेंगे, य व र ल में परिवर्तित हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, उसे हम क्या कहते हैं, इसका उत्तर बताओ भाई। वाह, क्या बात है। देखो, उसने कहा यदि ई और उ का मेल किसी और रिरी का मेल किसी अन्य स्वर से होगा तो मेरे दोस्त यण संधि बोलेंगे। अयादि संधि मैंने बता दी थी आप लोगों को कि अय का मेल ए, सॉरी क्या है, ए और अय और ओ और अव, ये औ, सॉरी औ का मेल अगर किसी अन्य स्वर से होगा, इसमें किसी भी अन्य स्वर से होगा मेल इनका, ठीक है, तो आपको पता है ये बदलेगा अय में, ये बदलेगा आय में, ये बदलेगा अव में, ये बदलेगा आव में, ये बदलेगा आव में। ये किसके अंतर्गत, अयादि। गुण की बात करता हूं, सिंपल है, ए या आ का मेल किससे होगा दोस्त, या तो छोटी ई से या बड़ी ई से, या छोटे ऊ से या बड़े ऊ से, या फिर री से री से मेल होगा, है ना। तो बस सिंपल सी बात है, अगर मेल होगा तो ई जो बदलेगा वो तो बदल रहा है ए में, एक मात्रा वाले में, और ऊ बदल रहा है ओ में, और ये बदल रहा है अर में। अर बोलते हैं उड़ने वाले रे को, इसको बोलते हैं सिंपल। दीर्घ, सिंपल है भाई, जब दो छोटे स्वर आपस में मिलकर दीर्घ हो जाएं, है ना, ए धन ए बराबर में क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, कोई सा भी हो, है ना। ई धन ई बराबर में कौन सा बन जाएगा, बड़ी ई। इसमें केवल 3 स्वरों का ही रोल होगा। ऊ धन ऊ बराबर में क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। सिंपल है मेरे दोस्त, ये दीर्घ संधि की परिभाषा कहती है। आगे बढ़ रहा हूं, कह रहा कि निम्नलिखित में से व्यंजन संधि नहीं है। अब बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें व्यंजन संधि नहीं है, इसका उत्तर बताओ भाई। देखो, जो विद्यार्थी कह रहा वीर जल्दी, भाई देखो जिस वीर को जल्दी हो तो यू कैन गो नाउ,
बाद में देख लेना मेरे दोस्त, लेकिन क्लास में डिस्टरबेंस ना मेरे दोस्त, डिस्टरबेंस नहीं। बड़े मन से, बड़े बेहतरीन तरीके से, बड़ी श्रद्धा से ये प्रश्न लेकर के आया हूं, बनाने में बहुत समय लग गया मेरे दोस्त। ठीक, अब देखो उसने कहा कि निम्नलिखित में से व्यंजन संधि नहीं, व्यंजन यदि किसी व्यंजन के आगे किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होगा और परिवर्तन व्यंजन में ही होगा तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं वागीश की बात करता हूं तो क्या बनेगी संधि? वाक धन ईस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वाक धन ईस, सिंपल सी बात, व्यंजन है। उद्धार की बात करूंगा तो उत धन हार हो जाएगा, व्यंजन है। और अगर उल्लंघन की बात करूंगा तो उत धन लंघन हो जाएगा, उत धन लंघन हो जाएगा, उल्लंघन। और अगर निराधार की अगर मैं बात करूं तो निर्धन निधन आधार हो जाएगा, अर्थात मेरे दोस्त विसर्ग के स्थान पर रे बन जाएगा। कहने का मतलब है मेरे दोस्त, इसमें आपकी विसर्ग संधि है, बाकी में आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट है आगे, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि नहीं है। ऐसा कौन सा उदाहरण है जिसमें वृद्धि संधि नहीं दे रखी मेरे दोस्त? ऐसा कौन सा उदाहरण है मेरे दोस्त जिसमें वृद्धि संधि नहीं दे रखी है? सिंपल सी बात बतानी है। देखो मैंने कहा प्रौढ़, अगर मैं प्रौढ़ की बात करता हूं तो प्रधन ऊढ़ हो जाएगा मेरे दोस्त, अपवाद का उदाहरण है इस शब्द में, इसमें सिंपल सी बात गुण संधि होती है। सदैव की अगर मैं बात करूंगा तो सदा धन ऐब हो जाएगा, ये आपकी प्यारे दोस्तों वृद्धि का बोध कराता है। महोदार्य की महाधन औदार्य हो जाएगा, प्यारे दोस्त वृद्धि का बोध कराता, डबल मात्रा का। एक एक की बात करूंगा तो एक धन एक हो जाएगा, वृद्धि का ही बोध कराता है। ए धन ए धन ए बराबर में डबल मात्रा ही लगेगी। ठीक है, स्वेच्छा में यण संधि नहीं होगी, स्वेच्छा में गुण ही संधि होगी, ध्यान रख लेना। स्वेच्छा की अगर आप यण संधि बनाओगे तो स्वेच्छा को आप इस तरीके से तोड़ रहे होंगे, सुधन इच्छा। मेरे दोस्त आपकी परिभाषा के आधार पर ही फेल हो रही बात। सु में आ गया ऊ, उसका मेल हो गया ई से, तो जब ऊ का मेल ई से होता है तो बराबर में बै बनता है ना। लेकिन यहां क्या है? ई, तो इसकी मात्रा इस पे भी तो लगनी चाहिए, वी। क्या बताओ, स्वेच्छा को इस तरीके से लिख सकते हो? क्या स्वेच्छा को आप इस तरीके से लिख सकते हो? स्वेच्छा नहीं लिख सकते ना मेरे दोस्त, तो यहां आकर के फेल हो जाती है। इसीलिए इसको हम स्वधन इच्छा करके बनाते हैं। सिंपल है बात, आपकी समझ में आ गई होगी। अगर उसने कहा अव्ययी भाव समास का उदाहरण जो नहीं है भाई, जो अव्ययी भाव समास का उदाहरण उसने कहा जो नहीं है, बेलाग की बात करो तो बेलाग प्यारे दोस्तों बिना लाग के बोल देंगे, बे इसमें उपसर्ग आ गया। अनुरूप में रूप के अनुसार इसमें अनु उपसर्ग आ गया। रातों रात प्यारे दोस्त पूर्व पद और उत्तर पद रात ही रात, इसमें दोनों पद समान हो गए, सिंपल सी बात। करुणापूर्ण की अगर मैं बात कर दूं तो प्यारे दोस्त इसका समास विग्रह अगर मैं करूंगा तो करुणा से पूर्ण कर दूंगा। किससे करूंगा? करुणा से पूर्ण कर दूंगा, सिंपल सी बात है। करण कारक में जाऊंगा, किस में जाऊंगा मेरे दोस्त? करण कारक में जाऊंगा। करण मतलब कारक का नाम आ रहा है तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में जाऊंगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट आगे, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा भेद है जिसमें तत्पुरुष समास नहीं है? जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो तत्पुरुष समास का भेद नहीं है? ठीक, बताओ। देखो मेघाच्छन की अगर मैं बात करूं तो प्यारे दोस्त बनेगा क्या? मेघ से आच्छन। क्या बनेगा? मेघ से आच्छन। से का बोध है, करण में जाएगा, साधन का बोध है। ठीक है, मेघ से आच्छन। ठीक, आगे क्षुधा पीड़ित। क्या है दोस्त? क्षुधा पीड़ित। क्षुधा किसको बोलते हैं? भूख, भूख को बोलते हैं मेरे दोस्त। क्या होगा? भूख से पीड़ित या क्षुधा से पीड़ित। किसको बोलेंगे? क्षुधा से पीड़ित। क्षुधा से क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? पीड़ित बोल देंगे आप, सिंपल है, एकदम आसान है ना। करण में जाएगा। समाजोद्धार मेरे दोस्त, समाज का उद्धार बोल देंगे इसको हम। क्या बोल देंगे? समाज का उद्धार हम इसको बोल देंगे। अब ये किस में जाएगा? संबंध में जाएगा। वायु वेग की अगर मैं बात करूं तो वायु के सदृश समास बनेगा, वायु के सदृश वेग, वायु के सदृश वेग बनने वाला है, अर्थात मेरे दोस्त किस में जाएगा?
कर्मधारय समास के अंतर्गत जाएगा, कर्मधारय समास के अंतर्गत जाएगा। उम्मीद है बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है, बताओ जल्दी से। निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है, इसका उत्तर और बताइएगा, जल्दी से बताओ। बिल्कुल मेरे दोस्त सिंपल है, क्या है? पंचपात्र की अगर मैं बात करूं तो 5 पात्रों का समूह करूंगा मैं। क्या करूंगा मैं? 5 पात्रों का समूह, बिल्कुल समूह या समाहार करूंगा। उसने कहा कि द्विगु का उदाहरण बताना, भैया यही है उदाहरण, ठीक है। अगर मैं बात करूं सज्जन की तो सत्य है जो जन, क्या बनेगा? सत्य है जो जन, क्या बनेगा इसमें समास? कौन सा होगा सर? कर्मधारय। कौन सा होगा सर? कर्मधारय। क्यों? विशेषण और विशेष्य का बोध हो रहा है इसीलिए है सर, ठीक है। आगे देखो, मुखारविंद, मुखारविंद का मतलब है अरविंद के समान मुख। क्या बोलेंगे? अरविंद के समान। आप कहोगे भैया अरविंद क्या होता? ओ भैया अरविंद हो कमल, कमल के समान मुख, यानी कि अरविंद के समान मुख हो जाएगा। अर्थात इसमें भी प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। और काव्य निपुण की बात करता हूं तो काव्य में निपुण हो जाएगा। क्या होगा? काव्य में निपुण हो जाएगा। में विभक्ति का प्रयोग है तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? आपका अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं अगले पॉइंट पर, ठीक है। मुखारविंद में भी आपका कर्मधारय समास ही होगा, ठीक। आगे, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास नहीं है। अब बताओ, इसमें बताओ, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास नहीं, द्वंद्व नहीं है भाई। उसने कहा द्वंद्व नहीं है मेरे शेर। देखो, अब अगर मैं बात करता हूं एड़ी चोटी, एड़ी और चोटी, झूठा सच्चा, झूठा और सच्चा, बच्चे बूढ़े, बच्चे और बूढ़े, लेकिन सत्सई की बात करूं तो क्या होगा? 700। क्या होगा? 700 का समूह, अर्थात 719 दोहों से मिलकर बनी होती है। वैसे तो ये सतसई बिहारी जी की रचना, लेकिन 700 दोहों का समूह बोलते हैं इसको, 700 का समूह या समाहार। क्योंकि प्यारे दोस्त अब ये किस में जाएगा भैया जी? ये तो द्विगु में जाएगा, क्योंकि इसमें पूर्व पद क्या दे रखा है? संख्या दे रखी है, पूर्व पद में संख्यावाची हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है, भैया इसका उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से जो सही कथन नहीं है इसका उत्तर देंगे आप। स्पीड बढ़ाओ। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है, बात एकदम सही है। कर्मधारय समास में पूर्व पद प्रधान होता है, द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता, यह भी सही है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता, लेकिन कर्मधारय समास में पूर्व पद प्रधान नहीं होता, कर्मधारय समास में तो उत्तर पद प्रधान होता है। यही बात गलत है, और पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं तथा दो पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इस प्रश्न का जवाब दीजिए। द्विगु, बहुब्री, अव्ययीभाव या द्वंद्व। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों तो अप्रधान हो गए यानी कि स्वतंत्र हो गए, और दोनों पद मिलकर तीसरे अर्थ का भी बोध कराते। सिंपल सी बात है, ऐसा तो ना अव्ययीभाव में ना द्वंद्व में, इसमें तो दोनों प्रधान होते हैं, इसमें पूर्व प्रधान होता, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता, लेकिन बहुब्री ऐसा है इसमें दोनों पद तो अप्रधान लेकिन तीसरे का बोध कराते। आप कहोगे भैया जी कैसे? जैसे मैं कह दूं चक्र पाणी, तो चक्र है जिसके हाथ में, पाणी का मतलब होता है हाथ, सिंपल सी बात है। तो चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात कौन है? सरस्वती मां है, वो सॉरी विष्णु है, विष्णु भगवान है। सिंपल सी बात है, आप लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएगा? तीसरे अर्थ का बोध करा देगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना कौन सा है? देखो, आ जन्म की बात करूंगा तो जन्म पर्यंत हो जाएगा, अर्थात मेरे दोस्त आ इसमें उपसर्ग आ गया तो अव्ययी भाव हो जाएगा, क्योंकि भैया इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। पाप पुण्य में पाप और पुण्य हो जाएगा, दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व हो जाएगा। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, उत्पल बोलते हैं कमल को, नीला है जो उत्पल, उत्पल बोलते हैं कमल को। अर्थात प्यारे दोस्तों विशेषण विशेष्य का बोध करा रहा है, कर्मधारय में चला जाएगा। लेकिन ग्रह कट को बात करूंगा तो ग्रह को काटने वाला, क्या बोलेंगे? ग्रह को काटने वाला। अगर ग्रह को काटने वाले की बात आ रही है तो सिंपल सी बात है, आपका क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष में चला जाएगा। कर्म तत्पुरुष आपका भेद इसका उत्तर
हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे बढ़ रहा हूं अगले पॉइंट पर। कह रहा कि अल्मोड़े का बाजार, अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक बताने कौन है? अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक बताने कौन है? 4 प्रश्न स्टार्ट हो गए साहित्य के। शेर 4 प्रश्न स्टार्ट हो गए साहित्य के आपके। बताओ, देखता हूं कितने विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिसका बिल्कुल सही जाता है। ग्रह बोलते हैं ना, नक्षत्र खराब चल रहे हैं, तेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, उसको बोलते हैं दोस्त, ग्रह उसको बोलते हैं। हेल्पलाइन नंबर बता दीजिए। सिंपल है मेरे दोस्त, 98 18 48 91 और 47। ये है आपका सिंपल सा नंबर, आसान सा एकदम। ठीक, अल्मोड़े का बाजार की बात करता हूं तो प्यारे दोस्त, ये रिपोर्टाज है किसका? प्रकाश चंद्र गुप्त जी का। सिंपल है, रचनाएं हैं, याद करना जरूर। ठीक है, रचनाएं हैं, याद करना जरूर। ठीक है, आगे देखो अगला पॉइंट। कह रहा है कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा था? नया प्रश्न है आपका। उसने कहा कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को, मैंने कहा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा? विजय देवनारायण शाही ने, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह ने, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, या फिर डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा ने? किसने कहा था दोस्त, जल्दी से बताना है। सिंपल है एकदम, आसान है एकदम। किसने कहा था भैया जी? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा। जिसका उत्तर है प्यारे दोस्तों, जिसका उत्तर है मेरे दोस्त कौन सा? डी वाला। उनका बिल्कुल सही, सटीक, जबरदस्त, गजब, एकदम बेहतरीन हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे बढ़ रहा हूं। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार बताने कौन है? जिंदगी मुस्काई के रचनाकार मेरे दोस्त बताने कौन है? बताओ जल्दी से मेरे दोस्त, जिंदगी मुस्काई के रचनाकार बताने कौन है? एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में बताना है प्यारे दोस्त। बताओ जल्दी से क्या होगा? बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। देखो मेरे दोस्त, उसने कहा जिंदगी मुस्काई, अर्थात कौन हो जाएगा? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। और कैदी की पत्नी कृति के लेखक और बता दो। कैदी की पत्नी कृति के लेखक और बता दो कौन होंगे? कैदी की पत्नी कृति के लेखक और बता दो कौन होंगे? सिंपल है मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा मेरे शेर? आपके राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएंगे। कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी। नेक्स्ट आगे आ जाता आपका गद्यांश। अब इस गद्यांश को पढ़ करके अपना उत्तर दीजिएगा। अब इस गद्यांश को पढ़ करके अपना उत्तर दीजिएगा। एक सरसरी नजर, विहंगम दृष्टि इधर डालिएगा। मैंने कहा मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के दो नजरिए हैं, एक आशावादी, दूसरा निराशावादी। इसे सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टि भी कह सकते हैं। जो आशावादी या सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं वे सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं, तथा निराशावादी या नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं, यानी कि अपने आप को साबित करने के लिए तर्क करते हैं। दूसरी पॉइंट, वे भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है एवं जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। आशावादी कभी तर्क नहीं करता, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीति करता है। वह मानता है कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है। किसी परंपरा का विरोध करने से ही प्रतिभा ऊपर नहीं उठती, विरोध के नाश से होता है। इसीलिए जगत के में सदा आशावाद ही पनपा है। उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया है। निराशावाद या नकारात्मक की नींव पर किसी भी जीवन परासाद का निर्माण नहीं हुआ है। आगे इस अवतरण का सर्वथा उपर्युक्त शीर्षक क्या हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर देना है जल्दी से। बताओ जल्दी से, इसका बताना है जल्दी से, क्या उत्तर हो सकता है? जल्दी से बताओ दोस्त। ठीक है, बताओ। ठीक, ये प्रासाद का जो मतलब है ना, यहां देव मंदिर या देवालय कह सकते हो, देव मंदिर या फिर
देवालय कह सकते हो, ठीक है। अब इस अवतरण का, पूरे अवतरण का जो निकला है, जीवन और आशावाद निकला। जीवन और आशावाद, जिनका बी है उनका बिल्कुल सही सटीक है, जो आशावादी और निराशावादी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, है ना। जीवन और आशावाद को दर्शा रहा है पूरा गद्यांश, ये जीवन और आशावाद को दर्शा रहा है, क्योंकि एक देखा ना, एक आशावादी दूसरा निराशावादी होता है, लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक इनको कह सकते हैं। एक ये सब जीवन पर ही तो निर्भर है। अरे नकारात्मक और प्यारे दोस्तों, नकारात्मक और सकारात्मक किस पर निर्भर है? जीवन। अरे भाई जब जीवन होगा जब तो दोनों संभव होंगे, नकारात्मक और सकारात्मक जब जीवन होगा जब तो संभव होंगे। अब अगर जब जीवन ही नहीं है तो क्या नकारात्मक और क्या सकारात्मक, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है आगे, कह रहा कि अगला पॉइंट कह रहा है, परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती का आशय बताना क्या होगा। परंपरा का विरोध करने से, अगर जो परंपरा हमारी पूर्वजों के अनुसार चलती हुई आ रही है ना प्यारे दोस्त, अगर परंपरा हमारी पूर्वजों के अनुसार चलती हुई आ रही है तो उसका अगर हम विरोध कर दें अचानक से, तो उसका क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। परंपरा व्यक्ति को दकियानुसी बनाती है, परंपरा का विरोध व्यक्ति को प्रतिभा संपन्न बनाता है। परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती है। परंपरा और प्रतिभा में अन्योन्याश्रित संबंध है। अन्योन्याश्रित मतलब दूसरों पर आश्रित, ना तो ये सही है, ना ही ये सही है, ना ही ये सही। सी वाला एकदम सही है कि परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती है। भाई प्रतिभा यूं ही की यूं ही बनी हुई होती है और तुमको अच्छा बताते हैं। अरे भाई तुमसे अगर कोई परंपरा कोई चली आ रही है कि इस मंदिर में जाने से सबके दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, और कोई व्यक्ति कह रहा है कि इस मंदिर में जाने से सबका नाश हो जाता है, भाई सारी जनता पूरा गांव मानता है कि इस मंदिर में जाने से हम जो सबका जो है क्या होता है, समृद्धि बनती है, सुख समृद्धि मिलती है, तो वो उस परंपरा को अगर नष्ट करेगा तो सारे लोग उसे बुरा बताएंगे, तुरंत बताएंगे। भाई प्रतिभा नष्ट थोड़ी होती है। नेक्स्ट है आगे, नकारात्मक का आशय बताना क्या होगा। नकारात्मक का आशय भैया निराशावाद है, बता दिया था गद्यांश में। नेक्स्ट है, निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं। निराशावादी जो निराश हो जाते हैं, आगे देखो ने कहा कि निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं, सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क करते हैं। जो निराशावाद होते हैं अपने आप को साबित करने के लिए वो तर्क देते हैं, भाई ऐसा ना ऐसा सही था, मैं वहां था, मैंने कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रस्थापित करते हैं, और के लिए कहा जा सकता है कि निराशा कुंठा और प्रवंचना की जननी है, या फिर निराशावादी का चेहरा चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है, या निराशावादी व्यक्ति दूसरे के आनंद से दुखी रहते हैं, या उपर्युक्त वाक्य सही हैं, यानी कि सारे वाक्य सही हैं, ये बताना। देखो निराशा कुंठा और प्रवंचना की जननी है, ये बात भी सत्य है। निराशावादी का चेहरा हमेशा चिंता से बिल्कुल ग्रसित रहता है, चिंता की रेखाओं से घिरा रहता है, उसे चिंता रहती है, टेंशन रहती है। और ऐसे व्यक्ति, निराशावादी व्यक्ति जो निराश होते हैं, जो दूसरे के सुख से भी बेप्यारे दोस्तों दुखी होते हैं, है ना। दूसरे व्यक्ति दूसरे के आनंद से भी दुखी रहते, बात सही है। सारे के सारे वाक्य क्या हैं प्यारे दोस्तों, सही हैं, ऑल एकदम सही। आगे है लास्ट प्रश्न, आत्मिक आनंद से क्या आशय है, बताओ। आत्मिक आनंद से प्यारे दोस्तों क्या आशय है। आत्मिक आनंद, इसका बताना। आत्मिक आनंद स्वयं, आत्मा का आनंद, खुश, अपने आप स्वयं से आह्लादित करना होता। आह्लादित बोलते हैं खुश करने को बोलते हैं। आह्लाद किसको बोलते हैं दोस्त, खुश करने को बोलते हैं। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आज के इस सेशन में 37 में से किस विद्यार्थी का कितना स्कोर रहा। और एक बात और बताना चाहता हूं, 62वां प्रैक्टिस सेट था आप लोगों का, उसमें मुझसे मिस्टेक से कुछ एक मिस्टेक हुई है। कैसे मिस्टेक हुई है, 62वां प्रैक्टिस सेट में 36वां क्वेश्चन था, उसमें दिया था कि द्विवेदी युग की रचना बतानी थी, तो मैंने कामायनी बता दी, उसको सही कर लेना। हालांकि मैंने कमेंट पिन कर दिया था, लेकिन वो कामायनी नहीं प्यारे दोस्तों, प्रिय प्रवास कर देना। उसको क्या कर देना, प्रिय प्रवास कर देना प्यारे दोस्तों, जो द्विवेदी युग की है, ठीक है। वो 62वें प्रैक्टिस सेट में है, 62वें प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो कैसा रहा स्कोर जरूर बताना, प्रश्न कैसे लगे ये भी बताना। आने वाली जो कल
प्रैक्टिस सेट है, आने वाला जो कल प्रैक्टिस सेट है 64 नंबर का, उसमें क्या क्या मिलेगा कल के टॉपिक देख लीजिएगा प्यारे दोस्तों। मुहावरे एवं लोकोक्तियां 7 प्रश्न, पर्यायवाची या फिर समानार्थी बोलते हैं 7 प्रश्न, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द 7 प्रश्न मिलेंगे, और तद्भव तत्सम 7 प्रश्न मिलेंगे, हिंदी साहित्य के 4 मिलेंगे, गद्यांश के 5 प्रश्न मिलेंगे, कुल मिलाकर के 37 प्रश्न आप लोगों को मिलने वाले हैं। और मेरे दोस्त लास्ट में आप लोगों का ये HW है, इसके लेखक बताने, अंतराल न आने वाला कल, इंसान के खंडहर, इसके लेखक बताने हैं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में। मैं सभी विद्यार्थियों का जिंदा मतलब सभी विद्यार्थियों का प्यारे दोस्तों आप लोगों को क्या बोलते हैं उसे, इंतजार करूंगा आप लोग कमेंट्स का। और कैसा लगा प्रैक्टिस सेट मेरे सेट ये जरूर बताइएगा। मैं ये टॉपिक जो थे, टॉपिक वाइज जो कराया है, कैसा लगा, इसमें आनंद आया कि नहीं आया। हालांकि आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रश्न तो 37 थे, लेकिन इसमें आप लोगों ने सीखे बहुत सारे प्रश्न, सीखने को बहुत प्रश्न मिले हैं। ठीक है, उम्मीद है जबरदस्त लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को जरूर लाइक करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।